हेलो दोस्तों, थिंकिंग प्रोजेक्ट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। जी हाँ, जब रोम जल रहा था तो नीरो सुख और चैन की बांसुरी बजा रहा था। यह कहावत रोमन सम्राट नीरो के बारे में मशहूर है। नीरो पर रोम में आग लगवाने का आरोप भी लगाया जाता है और कहा जाता है कि उसने जानबूझकर ऐसा किया। नीरो को इतिहास के एक ऐसे क्रूर शासक के रूप में जाना जाता है जिसने अपनी मां, सौतेले भाइयों और पत्नियों की हत्या कराई थी और अपने दरबार में मौजूद किन्नरों से शादियां की थी। सन 54 ईस्वी की बात है। केवल वो 16 वर्ष के आयु का था। नीरो अपनी मां के प्रयासों से ऐसे साम्राज्य का बादशाह बना जिसकी सीमाएं स्पेन से लेकर उत्तर में ब्रिटेन और पूर्व में सीरिया तक फैली हुई थी। सिंहासन की भूखी उसकी नीरो की मां अग्रिपीना ने महल में साजिशें और जोड़ तोड़ करके नीरो को सत्ता दिलाई थी। अग्रिपीना ने अपने अंकल सम्राट क्लाडियस से शादी की थी और फिर नीरो की शादी बादशाह की बेटी से कराई, जिससे वो शाही परिवार का सदस्य होने के साथ साथ राजा का उत्तराधिकारी भी बन गया, जबकि राजा का अपना एक बेटा था। ऐसा दावा किया जाता है कि अग्रिपीना ने जहरीले मशरूम या खंबिया खिलाकर सम्राट क्लाडियस को मार डाला, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती। नीरो ने अपनी मां की हत्या क्यों कराई? जब नीरो ने सत्ता संभाली तो उसकी मां अग्रिपीना उसके सबसे करीबी सलाहकार थी। यहाँ तक कि रोमन सिक्कों पर नीरो की तस्वीरों के साथ साथ उनकी तस्वीरें भी होती थी। लेकिन सत्ता में आने के लगभग 5 साल बाद नीरो ने अपनी मां की हत्या करा दी, शायद इसलिए कि नीरो को अधिक शक्ति और स्वतंत्रता की हवस थी। नीरो की तरफ से अपनी मां पर किया गया हत्या का पहला प्रयास असफल रहा। नीरो ने अपनी मां को समुद्र तट पर एक समारोह में आमंत्रित किया और फिर उन्हें पानी के एक ऐसे जहाज से वापस भेजने की योजना बनाई जिसे रास्ते में ही डूबने की साजिश बनाई। लेकिन इस हत्या के प्रयास से भी वो बच गई। इसके बाद नीरो ने अपनी मां पर बगावत का आरोप लगवाया और लोगों को भेजकर उसकी हत्या करवा दी। रोमन साम्राज्य में सत्ता के लिए शादियां और हत्याएं। जिस दौर में नीरो ने होश संभाला था, मारिया विवेक ने उस दौर के बारे में कहा था। हम पहली शताब्दी के बारे में बात कर रहे हैं, जब रोमन साम्राज्य यूरोप में ब्रिटेन से लेकर एशिया में सीरिया तक फैला हुआ था। लेकिन यह विशाल साम्राज्य अस्थिर था और एक स्वतंत्र राष्ट्राध्यक्ष सीनेट की मदद से इसे चलाया जाता था। रोमन साम्राज्य के पहले सम्राट अगस्तस ने इस साम्राज्य में सत्ता में बैठे लोगों में बराबरी का एक विचार पेश किया करते थे। रोम के पहले सम्राट अगस्तस सीजर ने जो व्यवस्था शुरू की थी, उसने वो पीढ़ी दर पीढ़ी जूलियस क्लाडियस सीजर परिवार में ही सत्ता रखना चाहते थे। इसके परिणाम स्वरूप सत्ता हासिल करने के लिए परिवार के भीतर एक संघर्ष पैदा हुआ। सत्ता हासिल करने के लिए परिवार में शादियां, बच्चों को गोद लेना, तलाक, देश निकाला, जिला वतनी के अलावा अपनी प्रतिद्वंदी को हटाने के लिए हर तरह की रणनीति का इस्तेमाल किया गया।
रोमन साम्राज्य के दूसरे सम्राट टिबेरियस के शासनकाल के दौरान नीरो की दीदी को कैदखाने में डाल दिया गया था। तीसरे राजा के शासनकाल के दौरान नीरो की मां को जिला वतन कर दिया गया था। क्लॉडियस के शासनकाल के दौरान नीरो की मां की वापसी संभव हुई और उन्होंने सम्राट से, जो कि उनके अंकल भी थे, शादी करके शाही परिवार में अपनी जगह बना ली। नीरो के व्यक्तित्व और चरित्र पर हुई बीबीसी रेडियो के एक कार्यक्रम में शामिल ब्रिटेन में साउथ हैम्पटन यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार रोमन साम्राज्य के चौथे सम्राट क्लॉडियस ने सन 41 से 54 ईस्वी तक शासन किया। अपने शासनकाल के अंतिम दिनों में क्लॉडियस अपनी पत्नी पर बहुत अधिक निर्भर हो गए थे, जिसमें नीरो की मां अग्रिप्पिना भी शामिल थी। सुषमा मलिक के अनुसार इन पत्नियों में एक बहुत ही बदनाम महिला मुसलीना के बारे में इतिहास की किताबों में लिखा है कि उसने क्लॉडियस के आसपास अपने लोगों का एक जाल बिछाया हुआ था। उसके बारे में कहा जाता है कि वो सीनेटरों के साथ शारीरिक संबंध बनाती थी और अपनी वासना को शांत करने के लिए अपने पद की भी परवाह नहीं करती थी। इतिहास से पता चलता है कि क्लॉडियस उससे काफी प्रभावित था। नीरो और क्लॉडियस के दौर की तुलना करते हुए सुषमा मलिक कहती हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों में उनके आसपास कुछ अच्छे लोग थे, जिसने सेनेका और अफ्रेक्स ब्रूस नाम के एक प्रीफेक्ट शामिल थे। सेनेका एक दार्शनिक और नीरो के भाषणों के लेखक थे। नीरो ने अपनी पत्नियों की हत्या क्यों करवाया? जब नीरो अपनी पहली पत्नी ऑक्टेविया से तंग आ गया तो उसने उसे जिला वतन कर दिया और उसे मारने का आदेश दिया। उसके बाद नीरो को पोपिया से प्यार हो गया और उन्होंने शादी कर ली। जब पोपिया गर्भवती हुई तो नीरो ने एक दिन गुस्से में आकर उसका भी कत्ल कर दिया। नीरो के शासन के पहले 5 वर्षों को रोम के लिए लोगों के लिए स्वर्ण युग कहा जाता है। प्राचीन रोम में सीनेट प्रशासनिक और सलाहकार बॉडी थी। नीरो ने रोमन सीनेट को सशक्त बनाया, रोमन सेना को अपने साथ रखा और संतुष्ट रखा। खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन कराकर आम जनता के बीच लोकप्रियता हासिल की, लेकिन ये शुरुआती सफलताएं नीरो के लिए शेष शासनकाल के दौरान भीषण हिंसा और बर्बरता की वजह से दब गई। नीरो अपनी भूमिका के कारण इतिहास और साहित्य में बुराई और दुष्टता का एक प्रतीक बनकर रह गया। प्रोफेसर सुषमा मलिक के अनुसार अपने शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट को आश्वासन दिया कि क्लॉडियस के समय में जिस तरह से सीनेट को नज़रअंदाज किया गया था, उनके समय में ऐसा नहीं होगा और राज्य के मामलों में इस संस्था के महत्व को बहाल किया जाएगा। नीरो ने यह भी आश्वासन दिया कि रोमन सेना प्रीटोरियन गार्ड को समय पर वेतन दिया जाएगा। उन शुरुआती दिनों में नीरो ने रोम के अधिकांश मामलों को सीनेट पर छोड़ दिया था। नीरो ने यह भी समझाने की कोशिश की कि वो बगावत के मुकदमे
नहीं किए जाएंगे, जिनके जरिए सीनेट के सदस्य एक दूसरे के खिलाफ साजिश करते थे। सुषमा मलिक के अनुसार अपने शासन के शुरुआती दिनों में नीरो ने सीनेट के विश्वास को बहाल करने की कोशिश की और यह विश्वास दिलाने की कोशिश की कि वह उनके और रोम के लिए एक बेहतर शासक साबित होगा। रोमन लोगों को क्यों देना पड़ता था पेशाब पर टैक्स? सुषमा मलिक के अनुसार इसके साथ ही नीरो ने रोम के लोगों को खुश रखने के लिए 54 ईस्वी में यूनान की तरह बड़े पैमाने पर खेलों का आयोजन कराया। इन खेलों में लोगों के मनोरंजन के लिए भी बहुत सी चीज़ें शामिल थी, जैसे सर्कस वगैरह खास तौर पर शामिल किए गए थे। ब्रिटेन के सेंट जॉन कॉलेज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ्यू निकोल्स ऐतिहासिक संदर्भों में इसकी पुष्टि करते हैं कि नीरो के शुरुआती दिनों का रोम का स्वर्ग युग था। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय में भी जिस तरह शासक अपने शुरुआती दिनों में बहुत से ऐसे फैसले लेते हैं जिससे लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे उनके शासन करने के तरीके से उनकी लोकप्रियता खत्म होती जाती है। मैथ्यू के अनुसार नीरो की लोकप्रियता काफ़ी हद तक उनके अंतिम दिनों तक बनी रही थी। नीरो ने अपने शासनकाल के दौरान जिन समस्याओं का सामना किया उनके बारे में बात करते हुए मैथ्यू कहते हैं कि वह जूलियस क्लाडियस राजवंश के 5वें और अंतिम राजा थे। कहानी दुनिया के सबसे मशहूर हीरो कोहिनूर की। मैथ्यू के अनुसार जब नीरो सत्ता में आए तो उनके सामने बहुत सारी समस्याएं थी। जब उन्होंने सत्ता संभाली तो जाहिर तौर पर प्रशासन स्थिरता के साथ चल रहा था, लेकिन सत्ता पाने के लिए परिवार के भीतर कड़ा संघर्ष चल रहा था और साजिशें अपने चरम पर थी। इसके अलावा सीनेट का अभिजात वर्ग था जिसे संतुष्ट रखना जरूरी था। प्रांतीय गवर्नर थे जिनके पास सेना भी होती थी। सबसे बढ़कर रोम की जनता थी और उनकी खेल और मेलों में दिलचस्पी थी। मैथ्यू का कहना है कि नीरो को उन सभी के हितों को संतुलित करना था और उन्हें संतुष्ट रखना था। इस सवाल पर कि नीरो को जो साम्राज्य मिला था और जो साम्राज्य उन्होंने छोड़ा था, क्या उसमें ज़्यादा अंतर है? मैथ्यू इस बात में सहमत होते हुए कहते हैं कि यह साम्राज्य सीमाओं को लगातार विस्तार देने पर कायम था। नीरो के समय में साम्राज्य का विस्तार तो नहीं हुआ, लेकिन इसमें स्थिरता बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती थी। उनके अनुसार और नई विजय न होने के कारण मालय गनीमत जीत के सामान हारने वाले के पक्ष का कब्जा में ले लिया गया माल होता है, आना भी बंद हो गया था और ऐसे स्थिति में स्थिरता बनाए रखना और भी मुश्किल हो जाता। जब रोम जल रहा था तो क्या नीरो सच में बांसुरी बजा रहा था? सन 64वीं ईस्वी में रोम जलकर राख हो गया। अफवाह यह थी कि वो आग सम्राट नीरो ने खुद लगवाई थी और बाद में यह कहा जाने लगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। आग की घटना के बारे में इतिहासकार सुषमा मलिक का कहना है कि दूसरी और तीसरी शताब्दी में कम से कम 2 इतिहासकार इस बात की पुष्टि करते हैं कि नीरो ने खुद रोम में आग लगवाई थी ताकि इसका फिर से नया निर्माण किया जा सके। नीरो अपने मशहूर गोल्डन
हाउस का निर्माण करवाना चाहता था। राजा रानियों के यौन संबंधों पर बात करने लगी है फिल्में, लेकिन कुछ इतिहासकार नीरो के पक्ष में यह तर्क देते हैं कि यह आग उसने नहीं लगवाई थी, क्योंकि उसका अपना महल भी इस आग की चपेट में आ गया था। सुषमा मलिक के अनुसार उसी दौर के एक अन्य इतिहासकार टेसीटस कहते हैं कि यह केवल एक अफवाह थी कि नीरो ने खुद शहर में यह आग लगवाई थी। यह बात हास्यास्पद लगती है कि नीरो ने खुद ऐसा किया होगा। नीरो के बाद में शहर को काफ़ी बेहतर तरीके से फिर से बनाया, चौड़ी सड़कें बनाई गई ताकि आग दोबारा इतनी तेज़ी से न फैले, और बेहतर निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया गया। मैथ्यू के अनुसार दो ऐतिहासिक स्रोत यह कहते हैं कि नीरो ने खुद शहर में आग लगवाई थी। उनका तर्क यह है कि जब शहर जल रहा था, नीरो ने विशेष लिबास पहनकर गाना शुरू कर दिया था। यह बात यहाँ तक सही है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इस बारे में मैथ्यू का कहना है कि बांसुरी का आविष्कार 7वीं शताब्दी में हुआ था और नीरो के समय में बांसुरी नहीं थी। यह भी कहा जाता है कि नीरो एक वाद्य यंत्र बजाता जरूर था जिसे लाइरे कहा जाता था। मैं आशा करता हूँ कि नीरो की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करवाएं और करें। जय हिंद।